आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में जाने माने विचारक, लेखक, संशोधक, साहित्यिक डॉक्टर सुरेश वाणी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर के साथ देश के वर्तमान जो इश्यूज है इस पर बातचीत करेंगे। नई संसद का मुद्दा काफ़ी इस वक्त गर्म है। इसके साथ साथ सेंगोल का भी मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। साथ ही साथ 2000 के नोट की जो बंदी हुई है, नोटबंदी हुई है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद है, इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है, एफआईआर दर्ज हुई है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ बीएचयू में मनुस्मृति का कोर्स शुरू होने जा रहा है और इसके लिए लगभग 37,000 की स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों पे सर से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो जो अभी 28 तारीख को संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, नए संसद भवन का, और विपक्ष की लगातार ये मांग है कि इस संसद भवन का उद्घाटन देश की जो पहली महिला नागरिक है, देश की राष्ट्रपति है, उनके हाथों से किया जाना चाहिए। और पीएम मोदी ने इस पर या फिर बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं दिया है, कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 28 मई है, ये जो माफीवीर सावरकर है, उनकी जयंती है, तो ये दिन का उचित जो है, जो अच्छा ठीक नहीं है, ये भी उनका एक आक्षेप है। और साथ ही साथ ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, इस पर विपक्ष लगातार आक्रामक है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह से इस पर कोई जो है बयान नहीं आया है। अगर कितना अच्छा होता है कि जब देश के नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, उस वक्त राष्ट्रपति भी होती, उपराष्ट्रपति होते, प्राइम मिनिस्टर होते, लीडर ऑफ अपोजिशन होते, लोकसभा स्पीकर होते, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होते, तो ये तस्वीर शायद काफ़ी अच्छी लगती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्यों वो अपने अपने आप में ही पूरी तरह से सम्मिलित हुए हैं, अपने आप में, अपने इंडिविजुअली उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत ये नई पार्लियामेंट की एक त्रिकोणीय रूप की जो बिल्डिंग बनी है, उसको लेकर शुरू से विवाद रहा है कि वो बनाने चाहिए या नहीं। बनाने चाहिए तो उसको सर्वसम्मति चाहिए। यस। फिर उसका ढांचा किस तरह से हो, क्या हो। अब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी ओल्ड पार्लियामेंट है इंग्लैंड की। अच्छा। वो आज भी वही स्ट्रक्चर है, वही है। इस मुद्दे को जब देखते हैं तो भारत के पार्लियामेंट को नई ज़रूरत क्यों है, ये कभी भी मोदी सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया। क्रिटिसिज्म होता रहा, ये काम करते रहे। सरकार उनकी है तो बजट हुआ और काम पूरा हो गया। अभी कल उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। अब ये उद्घाटन, ये भी एक विवादास्पद मामला हो गया। अगर ये देश की पार्लियामेंट है, ये तो बीजेपी की तो पार्लियामेंट है ही नहीं। ये तो बीजेपी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये देश की पार्लियामेंट है। तो देश के संवैधानिक संस्थाओं के जो भी हेड्स है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा स्पीकर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या अटॉर्नी जनरल जैसे, ये सारे लोग अगर उसमें होते रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, तो ये एक उसको नेशनल रूप आ जाता है। एग्जैक्टली, सर्वांगीण आ जाता। ये एकांगीपन जो बीजेपी का है, वो इसलिए है कि बीजेपी के एजेंडा में कुछ बातें तय है। उसमें एक है रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, राइट, और दूसरा एक है कि करेक्टिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। अब रॉन्ग्स और क्या है, राइट क्या है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में ये मोदी पीरियड का जो एक बीजेपी का एजेंडा है, वो है बीजेपी की हिस्ट्री क्रिएट करना। क्योंकि बीजेपी के अपने आप में कोई हिस्ट्री नहीं है। राइट। 1950 के पूर्व जनसंघ की थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वैसे आरएसएस और बीजेपी ये लगी है कि अपनी भी कोई एक हिस्टोरिकल विरासत तैयार करने में लगे। तो इसलिए वो हमेशा कोई भी इवेंट जो है नेशनल, उसको बीजेपी का इवेंट बना देते हैं। राइट।
यही मामला कल के इसके देखने को मिलता है। इसलिए इन्होंने जानबूझकर ना राष्ट्रपति को इन्वॉल्व किया ना उपराष्ट्रपति को। मैंने कार्ड भी देखा है, इनविटेशन कार्ड। जब 2 दिन पहले मैं दिल्ली पे था तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कार्ड आया है, तो मैंने देखा कार्ड। तो उसमें विधानसभा लोकसभा के स्पीकर वही इनवाइट करते हैं और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम है, बाकी किसी का नाम नहीं है। तो इसका जो प्लाक भी बनेगा वो पार्लियामेंट के अंदर जो होता है पिलर या स्टोन पे लगता है, तो उसमें भी लगेगा कि इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया। तो ये हिस्ट्री में अपने नाम दर्ज करने में लगे हैं। अच्छा। और इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर बाकी सारे लोगों को, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इन सबको दूर रख के ये बीजेपी ओरिएंटेड प्रोग्राम ये जो करने की उनकी कवायद है। और इससे आप समझ लो ना कि एक दफ़ा बाबा साहब के जिंदे पुतले बनाने चाहिए क्या, कांशीराम के बनाने चाहिए क्या, तो वही मोदी जी ने अपने नाम से अहमदाबाद में स्टेडियम बनवाया है। हाँ, तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री तैयार करने में लगे हैं। और कल का मौका वो इसीलिए अपने हाथ से नहीं जाने देते, चाहे मसला अयोध्या का हो, हाँ, या चाहे पार्लियामेंट का हो। ये दोनों अपने क्रेडिट पे लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ये दोनों अपने क्रेडिट पे लेना चाहते हैं। लेकिन जो जॉइंट अपोजिशन है, इस अपोजिशन को जब धक्का लगता है कि जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती कहती है कि ये जो इवेंट है, ये जो उद्गर्त होने जा रहा है, इसका मैं समर्थन करती हूँ और उनकी कोई व्यस्तता है तो वो जाएगी नहीं, लेकिन उन्होंने विपक्ष के अलग अपना स्टैंड दिखा है। तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने कहा है कि शायद बहन जी को फोन आ गया होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का ट्वीट लिखा है। ऐसा इंडिविजुअल देखने के बजाय लगभग 20 पार्टियां इसका विरोध कर रही है और बीजेपी के समर्थन में लगभग 13, 14 या 18 पार्टी आई है। उसमें से एक मायावती है और इसमें मायावती का बीजेपी को समर्थन मिलना ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, वो स्वाभाविक है। इवन जेडीएस ने भी इसका समर्थन किया है। तो कुछ पार्टियों का समर्थन करना बीजेडी क्योंकि आश्चर्यजनक क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि वो फेंस सीटर है। जैसे बीजेडी का आपने बात किया या आंध्र प्रदेश के उनके हैं, ये फेंस के ऊपर बैठे हैं ना। तो ये जो फेंस सीटर पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन जिन्होंने कैटेगोरिकल अपोजिशन की लाइन ली है, जैसे डीएमके है या महाराष्ट्र में है मान लो, तो कुछ दलों की कैटेगोरिकल अपोजिशन की लाइन है। अब इसमें फिर वो भविष्य राजनीति की कैलकुलेशन है। कुछ नेताओं के अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को ईडी का डर है, किसी को इनकम टैक्स के प्रॉपर्टी का डर है। तो ये सारे मामले जब देखते हैं तो कुछ लोग बीजेपी की लाइन खींचते तो है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत सारे मजबूरी में भी करते हैं। इस बात को, मतलब इस बात को समझने के बजाय मैं कहता हूँ इनको उनके मजबूरी को समझना चाहिए। उनके मजबूरी को समझना चाहिए। एक बात, जैसा कि आपने हिस्ट्री की बात कही कि बीजेपी को लगता है कि अपनी हिस्ट्री को रीराइट किया जाना चाहिए। और जब ये नए संसद भवन का लोकार्पण होगा तब सेंगोल जो है एक राजदंड के प्रतीक के रूप में वो स्पीकर की कुर्सी के पास लगाया जाएगा। अब बीजेपी ने दावा किया है कि जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था ब्रिटिश से नेहरू जी के समय, तो नेहरू जी को एक सांकेतिक रूप में दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे नेहरू म्यूजियम में इलाहाबाद में रख दिया था। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह का कोई इवेंट ही नहीं हुआ था और ना ही इस तरह का कोई प्रतीक उन्हें दिया गया था। उन्हें काफ़ी सारे उस समय गिफ्ट मिले थे, तो वो सारे के सारे गिफ्ट्स उन्होंने नेहरू म्यूजियम में रख दिए थे। तो बीजेपी जिस तरह से साबित करना चाहती है, कुछ लोगों ने इस पर रिएक्शंस भी दिए हैं कि शायद ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना के तरफ जाता हुआ भी एक कदम है कि जबकि भारत में लोकतंत्र है लेकिन राजदंड को देकर और राजपुरोहित के माध्यम से कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी शायद वहाँ होने वाले हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह का ये राजदंड या सेंगोल का जो इशू काफ़ी चर्चा में आया है और उसको वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने काफ़ी हवा दी है। अमित शाह आजकल कई बार अलग अलग विषयों पर हिस्ट्री मेकर के रूप में सामने आते हैं, जबकि होम मिनिस्टर के रूप में बहुत कम आ रहा है।
ये भी एक नया आश्चर्य है। लेकिन जहाँ तक विवाद की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर इसका बयान आया है तो उसको मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास उसका एक डिटेल Authentic होता था, है, हाँ, ऑथेंटिक जानकारी वही दे सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के वर्जन को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, ऐसा है कि लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे। हाँ, अब वो अंग्रेज हुकूमत के सिंबल थे। हाँ, तो हो सकता है उनके पास अंग्रेज हुकूमत का ऐसा कोई सिंबल होगा भी, नहीं होगा, हाँ, होगा, उनके पास उनके होगा। पास होगा, तो जाते जाते टाइम इंग्लैंड को लेने के बजाय हो सकता है उन्होंने अगर नेहरू को दिया है कि भाई आप संभालो, या आपको ये पर्सनल गिफ्ट के नाम पे, और वो गिफ्ट नेहरू ने अगर पावर एक्सेप्ट करते वक्त अगर ली है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर के सिंबल के रूप में, तो नेहरू उसको प्राइवेट म्यूजियम में क्यों रखते हैं? हाँ, वो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही रहता ना, रहता, सही बात लोकसभा के अंदर में ही रहता है ना। है। लेकिन वैसा कोई वो नहीं रहा। लेकिन दूसरी भी बात देखनी चाहिए कि देश के कई विधानसभा में राजदंड है, अच्छा, महाराष्ट्र में भी हाँ, हाँ, है ना। तो राजदंड एक सिंबल के रूप में है, ओके, इवन हाईकोर्ट में भी है। हाँ, हाईकोर्ट में होता है, हाँ, हाँ, हाईकोर्ट में भी जब चीफ जस्टिस के सामने होता है ना, हाँ, हाँ, तो वो एक सिंबल है, राइट, पावर का सिंबल है। तो ये पावर के सिंबल के रूप में कई जगह होता है। आप बीजेपी बनाना चाहते तो इससे कोई ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। ओके, क्यों इसलिए से लेता हूँ कि यहाँ थोड़ा नेहरू की सोच और हम लोगों की, आधुनिक लोगों की सोच, इसका ताल मिलाप करना चाहिए। नेहरू जी ने उनको पार्लियामेंट में रखने की बजाय कहाँ रखा? म्यूजियम में रखा। क्यों रखा? उसके पीछे नेहरू की लिबरल डेमोक्रेटिक सोच है। और वो लिबरल डेमोक्रेसी की सोच ये है कि जब भारत ने संविधान के रूप में जनतंत्र, गणतंत्र या प्रजातंत्र या लोकशाही जिसको हमने सुना है, तो उसमें राजदंड नाम की कोई चीज का कोई औचित्य नहीं होता, राइट, उसका कोई सिंबलिज्म का मतलब नहीं है। भले वो पावर स्ट्रक्चर का सिंबल हो, लेकिन राजदंड नाम का कोई सिंबलिज्म गणतंत्र में नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। राइट, ये नेहरू जी की लिबरल डेमोक्रेट होने के कारण ये सोच होगी। यस, ये भी फिर मेरा गेस वर्क है, ऑब्वियसली, क्योंकि उन नेहरू जी का कुल मिला के जो चरित्र है, उस चरित्र को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वॉज अ लिबरल डेमोक्रेट। ऑब्वियसली, और लिबरल डेमोक्रेट होने के कारण उन्होंने कहा होगा ये ऐसी चीजें रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्होंने देखी होगी। अब उसको रिवाइव क्यों जा रहा है, ये सवाल है। और ये विषय चिंता का है। यस, नेहरू का रिजेक्शन इस एंगल से हो सकता है, लेकिन उसको पुनर्स्थापित करना, इसमें बीजेपी की कौन सी विजन है? तो वही जो आपको हिंदू राष्ट्र की तरफ इंगित करती है, कि हिंदू राष्ट्र में या हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू जो भी ज्ञान है उसमें हमेशा कुछ भी आखिरी बात है वो पुरोहित के पास जाती है, पुरोहित के पास जाती जिसको हम प्रिस्ले क्लास, ब्राह्मण्स भी रहेंगे पुजारी कल वहाँ, प्रिस्ले क्लास कहते हैं, वो प्रिस्ले क्लास के पास ही जाती है। और हमेशा ब्राह्मणिज्म में प्रिस्ले क्लास ये पावर में बैठे हुए लोगों के ऊपर दिखाया जाता है हमेशा। तो ये तो प्रजातंत्र की धारणा नहीं है। यहाँ मुझे जो खतरा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस या आरएसएस के जो चिंतक रहे, मेकर रहे, इन्होंने कभी भी इन प्रिंसिपल 100% प्रजातंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया था। राइट, कभी भी नहीं किया। क्या भविष्य में मोदी या अमित शाह या बीजेपी या आरएसएस उस तरह पे जा रही है, इसका सिंबलिज्म के रूप में हमने यहाँ आशंका व्यक्त करने के लिए पूरी की पूरी जगह है। और इसलिए ये सेंगोल का लाना, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं ये भी कह रहा हूँ महाराष्ट्र में भी है राजदंड, उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट एक सिंबलिज्म है कि एक संकेत है कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने हिस्ट्री के रीराइट की बात कही कि उनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो अब जिस तरह से दिल्ली
यूनिवर्सिटी के ऊपर एक आक्षेप हुआ कि बाबा साहेब के ऊपर का जो कोर्स था डीयू में, उसको हटाने की सिफारिश की थी और उसको दर्शन शास्त्र विभाग ने अपोज भी किया। लेकिन वही हम बीएचयू की तरफ आते हैं तो बीएचयू में मनुस्मृति का कोर्स शुरू हुआ है और लगभग 37,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी वहाँ दी जा रही है। तो ये इस तरह से बीएचयू में मनुस्मृति का कोर्स शुरू होना, भोपाल में एक विद्यापीठ है, वहाँ पे अच्छी बहू कैसे बने इसका भी एक कोर्स शुरू हुआ है। तो कई ऐसे विडंबना वाली बातें हैं देश के अंदर में कि जो मध्यकाल में जाने की सोच जो बीजेपी या आरएसएस के लोग रहते हैं कि जिनको लगता है कि जो संस्कारी बहू होनी चाहिए। अब कुछ मंदिरों ने फरमान निकाला है कि कपड़े लड़कियां कपड़े अच्छे पहन के आए तो ही मंदिरों में, अदरवाइज ना आए। तो इस तरह की जो मानसिकता जो बीजेपी आरएसएस की है कि महिलाओं को निम्न दर्जा का दिखाने का या फिर मनुस्मृति के माध्यम से फिर से शूद्रों अतिशूद्रों को उनकी जगह दिखाने का, ये जो एक इनके माइंड में जो ये बातें हैं, इसको क्या लगता है कि ये इस अपने अभियान में सफल हो पाएंगे? पहली बात तो 2 दिन पहले मैं भी बनारस में था, दिल्ली में था। ये खबरें काफ़ी वहाँ के न्यूज़पेपर में आई हैं और बीएचयू में वो मनुस्मृति के बारे में एक रिसर्च कोर्स शुरू किया है, चालू भी हुआ है और स्टूडेंट लोगों को स्टाइपेंड वो 37,000 पर मंथ स्टाइपेंड देने जा रहे हैं। अच्छा। महाराष्ट्र में हम भारतीय वालों को स्टाइपेंड नहीं देते, हाँ, लेकिन योगी वहाँ मनुस्मृति के ऊपर स्टाइपेंड दे रहे हैं। रिसर्च करने के लिए स्टाइपेंड दे रहा है। अब इसमें एक बात देखनी चाहिए कि मनु लॉ गिवर है, एंशिएंट लॉ गिवर है, उसका एक अपनी जगह है, लेकिन उसका क्या वर्तमान में रिलेवेंट है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मनु एक लॉ गिवर के नाते लॉ कौन सा देता है? तो लॉ वर्णाश्रम सिस्टम का देता है, राइट। ग्रेडेड और डिग्रेडेड सोसाइटी का देता है। और भारतीय संविधान अब क्या देता है? भारतीय संविधान बराबर की समतावादी व्यवस्था देती है। जब भारतीय संविधान एक समतावादी व्यवस्था देती है तो विषमतावादी या ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन के ऊपर आधारित समाज व्यवस्था की सोच देने वाला लॉ गिवर मनु, उसके संदर्भ में या उसके लिखे हुए ग्रंथ के संदर्भ में कोई बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी अगर इंडिया की इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करने जा रहा है तो दिस इज द नेशनल बैंक्रप्सी। दिस इज नेशनल बैंक्रप्सी। अब जब मैं नेशनल बैंक्रप्सी कह रहा हूँ तो यहाँ बीजेपी आरएसएस इंडिया के इंटेलिजेंट को, इंडिया के टैलेंट को मिडिल एज में लेके जाकर मॉडर्न इंडिया की कौन सी तस्वीर बनाना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ डेवलपमेंट के पैमाने पे मोदी कितने भी कहे कि हम दुनिया में ये है वो है, मानव विकास में इंडिया कहाँ है? ह्यूमन डेवलपमेंट में कहाँ है? और जब ह्यूमन डेवलपमेंट में पिछड़े हैं तो यही दर्शाता है कि ऐसे आप आउटडेटेड कोर्सेस लगाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जैसे कोर्सेस को बंद करेंगे तो ये फॉरवर्ड जर्नी नहीं है, ये बैकवर्ड जर्नी है। वो जो हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है, ये बैकवर्ड जर्नी है। इसका धिक्कार होना चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसका निषेध होना चाहिए। और आज भी मैं एक मुझे सोशल मीडिया पे क्लिपिंग आ गई, दिल्ली में जर्नलिस्ट लोगों ने कुछ लोगों को पूछा कि ये पार्लियामेंट जो है वो किसके जन्मदिन पे खुलनी चाहिए, महात्मा गांधी के, सावरकर के या भीमराव अंबेडकर के? तो 99% लोगों ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के। ये लोग खुलकर चैनल पे कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी वो पार्लियामेंट के जन्म स्थान को सावरकर के साथ जोड़कर वही एक अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को स्ट्रांग बनाना, इस दिशा में प्रयास करती नजर आती है। इसलिए पार्लियामेंट के उद्घाटन को सावरकर के जन्मदिन के साथ जोड़ना या बीएचयू में या मनुस्मृति के ऊपर कोर्स शुरू करवाना या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाबा साहब अम्बेडकर के एक कोर्स को वहाँ निकालने की कोशिश करना, ये बीजेपी की रिवर्स जर्नी है, ये डिमोलिशिंग जर्नी है। इन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद डिमोलिश की है, अब ये हिस्ट्री को डिमोलिश करके अपनी बीजेपी आरएसएस की पैर जमाने में कोशिश में लगे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सफल हो पाएंगे क्योंकि बीजेपी का पावर गेम भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस उसमें भी आती है। हाँ, हर इसमें आती है। यस, तो ये हिस्ट्री को रीराइट
करने की कोशिश जो है हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। जैसे ही आपने मनुस्मृति की बात कही, मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्रों के बराबरी का दर्जा दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप घर में ही रहें, बच्चों को सँभालें, इसके अलावा आप बाहर ना निकलें। अब दिल्ली में हमारे जो एथलेटिक्स है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 1 महीना होते आ रहा है और जो बीजेपी के सांसद हैं, जो रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, अभी उसको भंग किया सरकार ने, बृजभूषण सिंह। तो उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट भी लगा है। काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करो, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती और बीजेपी की सरकार जो है, वो इस तरह से प्रोटेक्ट करती है अपने एमपीज़ को या फिर अपने मिनिस्टर्स को कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश की जो प्रोमिनेंट खिलाड़ियाँ हैं, जिनका सम्मान पीएम ने स्वयं किया, जिन्होंने गोल्ड मेडल देश के लिए लाए, ऐसे लोग धरने पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा जो बृजभूषण सिंह है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही पीड़ादायक और धक्कादायक बात है। एक तो जो भी रेसलर बैठे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे, लगभग 1 महीना अभी होने को आया, मैंने भी फर्स्ट हैंड उनकी जानकारी ली है। तो कई लोग पीड़ित हैं ये बृजभूषण सिंह के कारनामे के कारण। वो महिलाओं को शर्म भी आती है बताने के लिए पब्लिक लेवल पे कि जो अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, उसकी जो लेवल है वो बयान करना भी उनको लज्जास्पद लगता है। लेकिन बीजेपी में जो बैठे हुए लोग हैं, वो बृजभूषण को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। अब हो सकता है बृजभूषण के इलाके में योगी की ज़्यादा सीटें नहीं आई है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा बहुत रोष निकलेगा। लेकिन ये विडंबना है, मोदी जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को हमने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस तरह की जब देश के दुनिया के लेवल पे जाके बयानबाजी करते हैं और अपने भारत के जो खिलाड़ी है जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है और उनका एक सम्मान मिलने के बाद इस तरह के शोषण का वो शिकार होते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो दूसरे दिन चंद घंटे में सरकार की तरफ से कोई उनसे जाके मिलना चाहिए था कि भाई आप बताओ क्या दिक्कत है, चलो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते, किसके ऊपर है, तुरंत कार्रवाई कर देते। इस तरह से वो चल सकता था। लेकिन वही मैंने कहा कि बीजेपी का, आरएसएस का महिलाओं की तरफ देखने का जो रवैया है वो शुरू से ही वो एक दमनकारी शोषणकारी रहा है और इसलिए मनुस्मृति का वो समर्थन करते हैं या कई और ग्रंथों का समर्थन करते हैं जिसमें जैसे ढोर गवार शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, इस तरह की जो ज्ञान या उसका एक अर्थ है उसके आधार पर वो महिला को देखा जाता है। इसलिए तो बीजेपी भी अभी भी, जैसे आपने कहा कि अच्छी बहुएं कैसे बनाई जाती है, तो अच्छे लड़के भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं तो इसको अगर आप लॉजिक की तरफ लेके जाएं तो 1900 सदी में पूना में एक परिषद हुई थी, उसमें अच्छे लड़के पैदा होने के लिए फिर लंदन में कुछ लोग गए थे। अच्छा। तो उस तक जाना पड़ेगा तो बहुत वो फिर लो लेवल की बात निकलेगी। तो ये अच्छे बहुएं पैदा करना, तो अच्छी लड़कियां पैदा करो ना, अच्छी लड़कियां पैदा करो तो अच्छी बहुएं अपने पैदा होगी। आप लड़की ठीक से ढंग से पैदा नहीं करोगे, उसको अगर एक आचार विचार नहीं दोगे तो वो लड़की ही तो बहू बनने वाली है किसी न किसी घर की ना। तो माँ बाप के अपने कर्तव्य के साथ या अपने बेटी के जुड़ाव को, डेवलपमेंट के जोड़ो ना, लेकिन इसके बजाय बहू, क्योंकि बहू एक गुलाम का प्रतीक है, उसका दमन शोषण किया जा सकता है और इसीलिए वो मंदिरों में भी ठेकेदार जो बैठे हैं, ये पहनो वो पहनो वो पहनो। हाँ, अब इनके जो फिल्म हीरोइन वाले जो आरएसएस बीजेपी के ठेकेदार है, वो जब उनके हीरोइन हीरो जो बीजेपी के समर्थक है ये फिल्मों में नंगा नाच करते हैं तब वो चुप बैठते हैं, तब वो फिल्मों में चलता है। तो ये जो दोगलापन है बीजेपी और आरएसएस का, इनके ही कई साधु संत कई आरोपों में फंसे हैं, ये भी एक उनकी एक डार्क साइड है। तो इनको देखने की बजाय ये क्या करने जा रहे हैं कि एक मेजॉरिटी के नाम पर दूसरे तबकों को उनके ऊपर हावी होने का कोशिश, इसके लिए पावर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल। बृजभूषण उसी का प्रतीक है कि हम पावर में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब एफआईआर हुई है।
लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं हुई है। नहीं हुआ। और जब तक अरेस्ट नहीं होती तब तक ये रेसलर जो बैठे हैं, हाँ। चाहे विनेश हो या वो दूसरी जो पॉक्सो कानून लगा है वो 18 साल के नीचे वाली है, तो ये सारे जो लोग बैठे हैं उनका सिंपल है कि इसको अरेस्ट होना चाहिए, और अगर डीएनए टेस्ट करनी पड़ेगी तो डीएनए टेस्ट करे, बिल्कुल उसके करना लिए भी वो चाहिए। तैयार है। हाँ, तो जब वो लड़कियां डीएनए टेस्ट तक जाती है तो सच्चाई है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को शर्म आनी चाहिए। कई ऐसे बातें हैं कि 9 साल की उपलब्धियाँ तो कोई है नहीं, शर्म वाली ही बातें हैं। अब जो एक अंतिम सवाल पे आते हैं कि जो 2000 का नोट फिर से बैन हुआ है। बहुत लोगों ने आक्षेप भी लिया था कि 1000 का नोट आप ये करके 2000 का नोट क्यों ला रहे हो? कई उस पर आक्षेप भी हुए थे। आपने इसके लिए एक मोर्चा भी किया था। तो क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर? 27 जुलाई 2016 को हमने मुंबई में एक बहुत बड़ा एक विशाल रूप का मोर्चा निकाला था। उसमें विदर्भ से मांग से हाँ, लेकर काफ़ी लोग थे। लगभग 30-35 हज़ार का मोर्चा था। उसमें वो डिमांड थी कि 1500 की नोटें बंद होनी चाहिए, क्योंकि तब 1000 की थी, यस। 2000 की नहीं थी। इसके लिए हमने रिजर्व बैंक को उस वक्त भी ज्ञापन दिया था, मोर्चा भी अच्छा। निकाला था एक अलग। हमारी डिमांड इसलिए थी कि भाई जो ब्लैक मनी होता है वो बड़ी करेंसी में होता है, और बड़ी करेंसी से ब्लैक मनी होर्डिंग होती है, हाँ, और जब तक ब्लैक मनी रहेगा तब तक गरीब आदमी कभी चुनाव प्रक्रिया में जीत नहीं पाएगा। सही बात है। इसलिए जो बड़े लोगों का, पैसे वालों का, धन्ना सेठों का जो प्रजातंत्र के ऊपर हावी होना है, इसका कारण ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी का कारण बड़ी करेंसी है। तो इसको बंद करना चाहिए, हमारी पहली डिमांड थी, और हम अकेले ऐसे लोग थे जो पब्लिकली डिमांड किए थे। लेकिन उसके बाद नवंबर में तो 500 की नोट, 1000 की नोट बंद हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद मोदी ने 2000 की नोट निकाल। अब वही गलती है, पूरे यूरोप में किसी भी बड़े देश में 100 के ऊपर बड़ी करेंसी नहीं होती है। अच्छा। अमेरिका में $100 के ऊपर $200 की करेंसी नहीं है, और पूरे यूरोप में 100 यूरो, इसके ऊपर 200 यूरो की करेंसी नहीं होती। अच्छा। हाँ, 100 यूरो का ही है। ओके। तो जब दुनिया के लोग इतने समझदार हैं तो हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? और बेवकूफ़ 500 की बंद करते हैं, 1000 की बंद करते हैं, और 2000 की निकालते हैं। तो ये लॉजिक भी कौन सा समझ में नहीं आता। और अभी 2000 की नोट करेंसी है, लेकिन आउट ऑफ मार्केट है। इसका मतलब उसका होर्डिंग हुआ है। तो होर्डिंग कहाँ हुआ है, ये ढूंढने के बजाय ये ढूंढकर उनको पनिशमेंट करना चाहिए। उससे टैक्स का घोटाला है, टैक्स की चोरी है। इसको रोकने के बजाय सरकार ने क्या किया, अब एक्सचेंज करो, निकलो बाहर, एक्सचेंज करो, और फिर हम उसको करेंसी में हटा देंगे। तो तब तक जिन लोगों को ये पॉलिसी डिसीजन का पता है, अभी इस सारे मामले में फाइनेंस मिनिस्टर कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी नहीं थे। इस मतलब मुझे बेचारे वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपनी, हाँ, तो उसकी दया आती है। सी इज द फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में उसका रोल कहीं नजर नहीं आता। इसके पहले जेटली थे, उनका भी रोल नहीं था। जेटली का भी नहीं था। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ये नाम के वास्ते पपेट के रूप में है, इनका कोई डिसीजन मेकिंग पावर में हिस्सा नहीं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि 2000 के नोटों के कारण इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का है। अब ये किस तरह से निकाल कर उसको फिर बैंक के माध्यम से चैनलाइज करते हैं, इसको देखने वाली बात होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको किस तरह से मॉनिटरिंग करती है, क्योंकि दोबारा फिर अगर वो 2000 करेंसी के नोट को वापस लाते हैं या इससे बड़ी बड़ी नोट करेंसी लाते हैं, तो उसका फिर दुष्परिणाम और फाइनेंस इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मनी फिर जनरेट होने के लिए मदद होगी। तो मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि हम पूरा ब्लैक मनी रूट आउट करेंगे, तो उसमें जो बड़ी असफलता उनको मिली है, वो असफलता छिपाने के लिए क्या ऐसे कदम उठा रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो और एक शंका वाली बात है, कहीं मोदी बीजेपी को ये तो नहीं लगा है कि ये 2000 के नोटों से बड़ी करेंसी ब्लैक मनी अपोजिशन पार्टीज के पास ज्यादा चली गई। तो चुनाव के पहले उनको पैदल करवाना, चुनाव के पहले उनके करेंसी को खारिज करवाना, या ब्लैक मनी को रोकना, ये भी क्या ये मोदी या बीजेपी का मकसद है? शायद पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो जिस तरह ईडी का मिसयूज है, सीबीआई का मिसयूज है, उसी तरह
ये 2000 रुपीज़ का मिसयूज Misuse. भी इस नज़र से हो सकता है, राइट। क्योंकि मोदी पावर रखने के लिए कुछ भी खेल खेल सकते हैं, तो उसी तरह का भी ये खेल हो सकता है। जी, तो मोदी पावर रखने के लिए कुछ भी खेल खेल सकते हैं। तो देश के जो तमाम वर्तमान समय के जो मुद्दे थे, चाहे संसद भवन का इनॉग्रेशन की बात हो, राष्ट्रपति को न बुलाने की बात हो, सेंगोल की बात हो, या डीयू में बाबा साहब का कोर्स हटाने की, या मनुस्मृति को बीएच में लाने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सर ने बेबाक राय रखी है। मुझे लगता है कि दर्शकों को ये सारी बातें पसंद आएगी, और जिस तरह का एक देश में नैरेटिव बनने की, स्थापित होने की कोशिश हो रही है, देश को मध्यकाल में फिर से ले जाने की कोशिश हो रही है, और फिर से देश का जो एक लिबरल पॉलिटिकल जो डायमेंशन था, या फिर जो एक स्ट्रक्चर था, उसको बदलने की कोशिश जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, और इस तरह के जो भी हथकंडे आते हैं, आपको इन्वॉल्व करते हैं, कहीं न कहीं एंगेज करके रखते हैं, इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। सर, आप हमारे बीच में इतना सारा वक़्त दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।